नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबमर्सिबल पंप का हम जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा आज तो निकल जा रहा है, मगर कल नहीं निकल पाएगा। सबमर्सिबल पंप पानी का ऐसा संकट लेकर आ रहा है जिसका अंदाज़ा हम सभी को है, मगर नज़र हम सभी फेर ले रहे हैं। इस पंप के कारण ज़मीन के नीचे का पानी गायब हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिसंबर 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुड़गांव ज़िले में, जिसको अब गुरुग्राम कहा जाता है, बोरवेल लगाने पर रोक नहीं लगाई होती। तब पीडब्ल्यूडी ने रिपोर्ट दी थी कि जिस दर से भूमिगत जल का उपभोग हो रहा है उस हिसाब से 2040 तक इस जिले से भूमिगत जल समाप्त हो जाएगा। 2013 में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने पूरे गुरुग्राम जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ भूमिगत जल तय सीमा से भी नीचे चला गया है। यह उस जगह का हाल है जहाँ के अपार्टमेंट में समृद्ध लोग रहते हैं। जब यहाँ पानी बचाने को लेकर कोई आंदोलन नहीं है, कोई ठोस पहल नहीं है, तो किस जगह से आप उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह की रिपोर्ट कई साल से हमारे सामने आ रही है, मीडिया में आती है और हम लोग भूल जाते हैं। पानी संकट को लेकर अब ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसे हमें फिर से जानने की ज़रूरत है। इस पर भले 3 तलाक से कम बहस हुई है, लेकिन फिर भी इतनी कम बहस नहीं हुई है। और अगर आप 3 तलाक पर बहस देखना चाहते हैं तो पिछले 5 साल में कम से कम 400 बहस हुई होगी टीवी चैनलों में और हज़ारों लेख छपे होंगे, वो पढ़ लीजिए, आपका समय बचेगा। इसलिए पानी पर ध्यान दीजिए, कोई धोखे में ना रहे कि इस मामले में जागरूकता की कमी है। दिल्ली वाले भी धोखे में ना रहें, वो बल्कि प्लास्टिक की गगरी खरीद कर रख लें चेन्नई की तरह। दिल्ली की हालत अभी चेन्नई की तरह खराब तो नहीं है, मगर कई इलाकों में अवैध बोरवेल के कारण भूमिगत जल कम होता जा रहा है। अगले साल तक कुछ इलाके में इसका बेहद खराब असर होने वाला है। पानी की कमी के कारण दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना अभी नहीं मिल रहा है। 1140 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी चाहिए, मगर मिल रहा है 936 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन। हम भले ही भूमिगत जल से दिल्ली में पानी का संकट दूर कर रहे हैं, मगर यह बड़ा संकट लेकर आ रहा है। पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड ने माना था कि यहाँ 5000 से अधिक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ अवैध तरीके से पानी निकाला जाता है। इनमें से कुछ को बैन भी किया गया। दिल्ली के पास अभी भी पानी बचाने के मौके हैं। अगर इसी तरह राम भरोसे चला तो संकट गहरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने 201 जलाशयों को पुनर्जीवित करने की नीति बनाई है। कभी राजधानी दिल्ली में 300 से अधिक तालाब हुआ करते थे। वैसे जिन इलाकों में दिल्ली की बड़ी आबादी रहती है वहां अप्रैल के महीने में लोग बहुत ही खराब स्थिति में पानी निकालकर पी रहे थे। इस तरह से आप देखिए कि पानी के पाइप का प्रेशर कम होता है तो लोगों ने नाली से नीचे गड्ढा जैसा बना रखा है जिसमें पानी भरता है और फिर यहां से पानी निकालकर बर्तन में रखते हैं। बारिश के दिनों में बगल में नाली आप देख रहे हैं, उसका पानी इस गड्ढे में आ जाता है। तो ये एक तरह का सीमेंट का बर्तन है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम आता है। तो पानी का यह संकट हम टीवी पर आप दिखता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दिल्ली में पानी का क्राइसिस नहीं है इंग्लिश में, जबकि ये दक्षिण दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इस वक्त भारत में कितने सबमर्सिबल पंप लग रहे हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूमिगत जल निकालने वाला देश है। दुनिया में जितना भी ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसका 25% हर साल भारत निकालता है, यानी 2.5 लाख करोड़ लीटर पानी निकाल लेता है, अगर मैंने हिसाब ठीक से लगाया है तो। सरकार के निगम, यानी जो नगर निगम वगैरह होते हैं, वो जमीन से पानी निकाल रहे हैं और आपको पानी देते हैं। इसके अलावा अवैध रूप से भी पानी निकालने का धंधा चल रहा है। गांव में यह धंधा तेजी से फैला है। हमारे बिहार में तो जगह जगह आप देखेंगे टेम्पो पर टंकी लाद के बिहार और यूपी में लोग पानी बेच रहे हैं। 2018 की खबर मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की। लुधियाना नगर निगम सर्वे कर रहा था कि कितने सबमर्सिबल बगैर लाइसेंस और फीस के चल रहे हैं, तो पता चला कि 4000 से अधिक सबमर्सिबल बिना किसी लाइसेंस के चल रहे हैं लुधियाना में। इस शहर में 2010 से सबमर्सिबल पर बैन है अदालत के आदेश से। अगर आप लगाएंगे सबमर्सिबल तो निगम की 23 सदस्यों की कमेटी विचार करेगी, तब जाकर अनुमति देगी। सोचिए इतनी मुश्किल प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है? क्योंकि ये संकट का कारण है। जाहिर है प्रक्रिया सख्त बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी 4000 से अधिक सबमर्सिबल अवैध रूप से वहां चल रहे थे। इससे पता चलता है
कि हमारा शहरी समाज नियम तोड़ने में बेहद ईमानदार है। मौका मिले ना तो नियम की परवाह करता है और ना ही पानी का। अब आते हैं बिहार। हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता ने आज सबमर्सिबल पंप की इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। प्रमोद आज दरभंगा के लक्ष्मीनगर, कटहलवाड़ी मोहल्ला गए, छपकी भी गए। उन्होंने देखा कि 8 जगहों पर सबमर्सिबल पंप लगाने का काम चल रहा है। कहीं मशीन से, इस तरह की मशीन से सबमर्सिबल लगाए जा रहे हैं, तो कहीं हाथ की मशीन से यानी पुराने तरीके से लगाए जा रहे हैं। अगर यह एक दिन का औसत है 8 सबमर्सिबल का, वो भी एक छोटे से मोहल्ले में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दरभंगा शहर और उसके आसपास ही पिछले 3 महीनों में 2 से 3 हजार सबमर्सिबल पंप लगाए जा चुके होंगे। ये लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं धड़ाधड़ सबमर्सिबल पंप। इसके लिए वे अपनी जेब से 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार के जो निगम हैं वो भी वार्डों में करीब 150 सबमर्सिबल पंप लगवा रही है ताकि लोगों के घर पानी पहुंचाया जा सके पाइप से। इन मशीनों को देखकर आप संतोष कर सकते हैं कि कुछ साल के लिए पानी का इंतजाम तो हो गया। ये हाथ से ये पुराना तरीका है सबमर्सिबल लगाने का, मगर भूमिगत जल का दोहन करेंगे तो ये घटता है। कई राज्यों में देखा गया है कि बाढ़ या बारिश के कारण जितना भूमिगत जल रिचार्ज होता है उससे कहीं ज्यादा लोग जमीन से पानी निकालकर इस्तेमाल कर लेते हैं। राजनीतिक रूप से यह फैसला भले सही हो, मगर सबमर्सिबल बिहार के लिए या पूरे भारत के लिए नया संकट खड़ा कर रहा है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एक सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पहले 30 से 40 हजार लीटर पानी लगता है। इस तरह से उसको कादो कीचड़ करना पड़ता है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं नीले रंग की, उससे पानी आप किसी और जगह से लेकर आते हैं, तब सबमर्सिबल लगता है। यह पानी कहां से आता है? जाहिर अवैध रूप से आता होगा। जहां पानी बचा खुचा होगा वहीं से आएगा। दरभंगा में तो 250 फीट पर पानी आ रहा है, लेकिन बिहार के कई जगहों पर पानी 300 फीट नीचे चला गया है। मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 300 फीट नीचे जा चुका है। बिहार भर के निगमों का मेरे पास कोई संयुक्त हिसाब नहीं है कि सरकार इन निगमों के जरिए कितने सबमर्सिबल लगा रही है, लेकिन ग्रामीण वार्डों की संख्या बिहार में 1.25 लाख के करीब है, 1,14,000 के करीब है। सभी 1.25 लाख पंचायती वार्ड में सबमर्सिबल लगाया जाएगा अगले साल 20 मार्च 2020 तक। सोचिए कि बिहार की जमीन में इस वक्त प्राइवेट और सरकारी और अवैध तौर पे लाखों की संख्या में सबमर्सिबल लग रहे हैं, लग चुके होंगे। जिस मोहल्ले में सबमर्सिबल लग रहा था उसी के पास का है ये पलटू तालाब दरभंगा का। यह तालाब जलकुंभी से भरा है, मगर नीचे पानी बचा है। यह जो पाइप देख रहे हैं, इसके जरिए पानी खींचकर सबमर्सिबल पंप के लिए 30,000 लीटर 40,000 लीटर पानी ले जाया जाता है ताकि वो चालू हो सके। अगर आप यही हिसाब लगाएं तो लगा सकते हैं, मेरा मैथ्स कमजोर है, तो अगर आप लगा सकते हैं तो पता चलेगा कि बिहार में इस वक्त लाखों की संख्या में लग रहे सबमर्सिबल पंप के लिए कितने लाख करोड़ या कितने करोड़ लीटर पानी की जरूरत होगी, और वो पानी आ कहां से रहा है, तो आप डर जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। रिपोर्ट देखकर बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि धन्यवाद दें अपने आप को कि इस भयावह संकट के बीच भी आप मौज से जी रहे हैं। तालाब, पाइन, चौर, इन सबको बचाना होगा। ये बेसिक बात हम लोग पिछले 40 साल से जानते हैं। लोगों को बताना होगा कि सबमर्सिबल पंप लगा लिए हैं तो आप पानी के मालिक नहीं हो जाते, ये भी हम जानते हैं। पानी का इस्तेमाल हिसाब से करना होगा, मगर हम नहीं करते हैं, ये भी हम जानबूझकर करते हैं। वरना आज तो काम चल रहा है, कल का नहीं चलेगा, तब भी हम करते हैं। बिहार की जनता का ही हिस्सा है जिसने तालाबों पर कब्जा कर घर बनाया है। सरकार से तो उम्मीद करते हैं, क्या लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि वो खुद बता दें कि तालाब पर कब्जा कर उन्होंने घर बनाया है? नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। तब यह संकट कभी दूर नहीं होगा, ये मान लेना चाहिए। अब दरभंगा का आपको हराई तालाब दिखाता हूं जो प्रमोद जी ने भेजा है। अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया। सोचिए, इसकी चौड़ाई ही 1000 फीट थी और यह 1000 साल पुराना, बहुत पुराना तालाब है, मगर पूरब और दक्षिण के हिस्से में काफी दूर तक कब्जा हो गया है इसके। यही हाल अन्य तालाबों का भी है। अतिक्रमण करने वालों को आप पानी के संकट पर 500 प्राइम टाइम दिखा दें, वो हंसते रहेंगे, पान खाते रहेंगे, और उन्हें पता है कि प्रोग्राम करने से कब्जा नहीं हटने वाला है। उन्हें ही नहीं बल्कि इस एंकर को भी अच्छे से पता है। बारिश
या बाढ़ के बाद भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से हम भूमिगत जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं, उस रफ्तार से पानी रिचार्ज नहीं होता है। जितना रिचार्ज होता है उससे कहीं ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, खींच लेते हैं। पॉलिसी रिसर्च स्टडीज PRS ने 2016 में एक रिपोर्ट तैयार की जो सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट के ही आधार पर थी। इसके अनुसार 10 राज्य ऐसे हैं भारत में कि भूमिगत जल में आर्सेनिक पाया जाता है, जिससे कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, दिल की बीमारी होती है और बीमारियों की बहुत लंबी सूची है। बता के क्या करेंगे आप जानते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 20 से 100 मीटर के लेवल पर पानी में यह आर्सेनिक पाया जाता है। राज्यसभा में, लोकसभा संसद में सरकार की अपनी रिपोर्ट दी गई है कि किन किन राज्यों में ग्राउंड वाटर में क्या क्या धातु मेटल मिले हुए हैं जो हमारे आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं। क्या इस पानी को हम साफ कर लोगों को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 70% पानी भारत में प्रदूषित हो, तो हम कैसे साफ करके दे रहे हैं? किधर से साफ हो रहा है? अब तो सरकार भी मानती है कि हर साल प्रदूषित पानी पीने से भारत में 2 लाख लोग मर जाते हैं। हर दिन 550 से अधिक मौतें होती हैं। मोदी सरकार ने इस बार जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 9 जून को इन्होंने एक भाषण में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कई राज्य ऐसे हैं जहां साफ पानी यानी पीने का पानी 5% से भी कम है। बिहार इसमें से एक है। बिहार में पीने का पानी मात्र 5% बचा है, जहां लाखों की संख्या में इस वक्त सबमर्सिबल पंप लग रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का आगर मालवा। ये देखिए हम लोगों का कमाल। आप जहां कॉलोनी बनते हुए देख रहे हैं इस वक्त, उसके नीचे एक तालाब है। कुछ ही साल पहले लोगों ने यहां तालाब देखा था, फिर सुखाया, फिर अतिक्रमण किया। यह जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है। अतिक्रमण करने वाले महान वैज्ञानिकों ने इस तालाब को गायब कर दिया। ये साइंटिस्ट से कम के नहीं होते हैं। बारिश के दिनों में जब यह भरता था तब आसपास के इलाकों का जलस्तर बढ़ जाता था। अब तालाब के नाम पर छोटा सा गढ़ई बचा हुआ है जिसमें नालियों का गंदा पानी जमा होता है। जब हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी ने सरकारी दस्तावेजों को टटोला तो पता चला कि रिकॉर्ड में यह तालाब 1 हेक्टेयर इलाके में है। प्रशासन को कहां तो अतिक्रमण हटाना था, उल्टे उसने यहां रास्ते बनवाए, पानी की पाइपलाइन लगवाई, बिजली के पोल लगाए। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सारे मकान बनवा दिए गए, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड रूम में जाकर नहीं देखा कि यहां जो तालाब था वो कहां गया। कई बार लोग कहते हैं कि पानी की समस्या पर लोगों को जागरूक कीजिए, तो हमने आज जागरूक कर दिया, 2 दिन से कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या कलेक्टर साहब आगर मालवा के इस तालाब का अतिक्रमण हटवा देंगे जागरूक होने के बाद? वैसे तो उन्हें स्वतः ही जागरूक होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, आज योग दिवस है, कुछ होने वाला नहीं है। उमराव बाई हैं, वहां मिली थी जफर मुल्तानी को, उन्होंने इस तालाब की कहानी बताई। तलाई हुआ करती थी, कहाँ पे तलाई थी? तलाई की पाल कहाँ थी? थोड़ा बताओ ना हमें, कहाँ पे क्या था, थोड़ा सा बताओ। तो तलाई की पाल वो बरसाती वाली टापरी है नहीं? हाँ, वहाँ है पाल। वो पाल थी वहाँ पे जो बरसाती अभी ये सही पाल ही है, वहाँ पाल बनी है। तो यहाँ पानी कहाँ कहाँ भरा रहता था? कहाँ पानी तो अभी सब में थो यहाँ ठेठ ऊपर तक थो पानी तो। हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ उसमें? पानी कैसे खत्म हो गया यहाँ पे? अब पानी का यहाँ टूटी गयो तो बना ही लियो। हाँ। फिर वही बना ही लियो, पानी टूट तो गयो बना तो गया। हाँ। पानी नहीं पड़ियो थोड़ा दिन तक तो तड़े ये आखिर पानी की टूटी की तो बना ही लियो मना पड़ने। अच्छा। हाँ। तो आपने देखा ये सब मकान आप लोगों के सामने बने, आपकी आंखों के सामने बने? आंखों के सामने पूरा आपको ध्यान है, पानी भरता था या मकान बन गए? पानी तो बढ़ता था, पर अबे बढ़िया अबे जाबे बढ़िया। ये तो अभी 2-5 साल का, 2, 5, 10, 20 साल में ही सारा बन गया। तो पहले कच्चे मकान बने होंगे, फिर पक्के मकान बने? टापरी बनाई थी सामने, फिर ऐसा बनाई। नहीं, पहले क्या शुरुआत? पट्टा दे दिया सबके, पट्टा मिल गया, पट्टा भी दे दिया, सबके पट्टा मिल गया है। तो पहले यहाँ कच्चे मकान बनाए होंगे लोगों ने पहले शुरुआत में, उसके बाद धीरे-धीरे पक्का मकान। टापरी बनाई ली, ईंट को बनाई लिया, नहीं ऐसा छाई लिया और कहीं। तो अब तो पूरा ये पूरा जंगल हो गया, यहाँ पे ईंट का जंगल हो गया, कंक्रीट का। पानी पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ जो पानी था वो सब खत्म हो गया आपका। तो पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होती है आसपास आपके यहाँ पे? पीने का पानी का नल आए नहीं हमारे। नल की क्या स्थिति है? नल की स्थिति ये है कि 3 दिन में आए तो 1 घंटों भी नहीं दे, आधे घंटों दे, मतलब 20 मिनट भी नहीं दे भी। तो फिर पीने का पानी का तो हमारे बहुत समस्या है। ये टेस्ट केस है। तालाब खत्म हो चुका है, उससे भरकर लोगों ने घर बना लिया। अब वही लोग प्राइवेट टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं, 300 रुपये एक टैंकर के दे रहे हैं। नगर पालिका यहाँ 3 दिन में 1 बार पानी की सप्लाई करता है। अब आप बताएं किसे समझाएंगे, सरकार को, प्रशासन को या लोगों को?
तालाब भरकर लोग पानी खरीद रहे हैं, आप समझाकर किसे क्या कर लेंगे? हमारे यहाँ पे 3 दिन में नल आते, 1 घंटा नल देते हैं और हमारे घर पे तो नल भी नहीं है, हम दूसरे के नल में से पानी भरते हैं। 1 घंटे भी नहीं देते हैं, मतलब 40-50 मिनट नल आते हैं हमारे इधर। तो फिर आप कैसे उस 3 दिन तक कैसे चलाते उस पानी को? हम उस पानी को 3 दिन तक घर में भर के रखते हैं, उसके बाद में फिर नहीं रहता है तो ट्यूबवेल से उधर बाहर से उधर से पानी लेके आना पड़ता है हमें। आपको क्या दिक्कत आती है पानी में? किस तरह से आपको स्टोर करना पड़ता है, आप बताएंगे थोड़ा सा? पानी सर हमारे को पानी नहीं आता है, पानी ढंग से नल नहीं देते हैं, टैंकर भी नहीं आता है इधर, टैंकर आता है उधर आ जाता है, इधर आता ही नहीं, कचरे गाड़ी भी नहीं आती। तो पानी आपको स्टोर किस तरह से करना पड़ता है, थोड़ा बताओ। बासी पानी पीते हैं, पानी नहीं मिलता है हम तक, और पानी खत्म हो ट्यूबवेल में जाते हैं, पानी वहाँ भी नहीं मिलता है पानी। तो ये आपको कैन में, ड्रम में सब भर ये ड्रम में से भर के पानी पीते हैं। ये 3 दिन तक आप 3 दिन तक चला स्टोर करते हैं, जब तक ये चलेगा अगला नल आएगा। अगला नल आएगा, और अगला नल भी कभी आया नहीं, 6-7 बजे 8 बजे नल देते हैं, टाइम से देते ही नहीं। आपको पानी जो प्राइवेट टैंकर्स आते हैं, किस तरह से आपको बाहर पड़ता है? कितना में टैंकर आता है? ये 300 रुपये टैंकर लेता है। हाँ। और वो भी समय से नहीं आते हैं टैंकर भी, क्योंकि पैसे देते हुए समय से पानी नल भी 20-40 मिनट आते हैं खाली। तो नल से पूर्ति नहीं होती इसलिए प्राइवेट टैंकर? हाँ, नल से पूर्ति नहीं होती इसलिए प्राइवेट टैंकर आते हैं। तो इतना खर्च भी होता है आपका पैसा? खर्च भी होता है। अब वो 3 दिन का पानी, बासी पानी पीते, कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, वो तो हम जानते हैं हमारे। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि अब चाहेंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है। नीति आयोग भी कहेगा, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, पानी के विशेषज्ञ भी कहेंगे, लेकिन लोगों से लेकर सरकारों तक ने जो तालाब भरे हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। पानी के संकट का यही समाधान है कि उसका टीवी कवरेज ही हो सकता है। अब एक दिन टीवी कवरेज से भी आप ऊब जाएंगे। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए टैंकर फ्री कर देंगे, लेकिन टैंकर भी एक दिन सूख जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। अब देखिए कि इस जगह का नाम है बस स्टैंड की तलाई। ये आगर मालवा का ही है। तलाई का मतलब तालाब। हाँ, 6 साल पहले तक लोगों को यहाँ तालाब दिखा करता था। अभी भी इसके ढांचे से आप समझ सकते हैं कि तालाब की जमीन है। अब यहाँ अतिक्रमण हुआ और नगर पालिका ने ही यहाँ पे इसके एक हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये इस तरह के बाजार। किसी ने नहीं सोचा कि बारिश का पानी ऐसी ही जगहों पर तो जमा होता है, जमीन के भीतर जाता है तो शहर के ही काम आता है, लेकिन पानी की जगह पर शहर बसेगा तो पानी कहां से आएगा? मीडिया के कवरेज से पानी नहीं आता है, वो कवरेज हो जाता है, प्रोग्राम बदल जाते हैं। सरकार ने नियम बनाए हैं कि जलाशयों को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो अब सरकार ही क्या अपने उन नियमों को उठाकर इन निर्माणों को तोड़ सकती है? अगर वो पानी बचाने को लेकर गंभीर है तो एक इस तरह के सरकारी और प्राइवेट अतिक्रमण हटाकर दिखा दे। सरकार के दस्तावेज में यह जगह तालाब है तो सरकार अपनी जगह वापस लेकर दिखा दे, तब आप यकीन कीजिएगा कि कोई सरकार पानी के संकट को दूर करने के लिए गंभीर है। जी, वहाँ पर दुकानों का निर्माण हुआ है और विधिवत परिषद में प्रस्ताव पारित होता है, उसके पश्चात निर्माण होता है और ये हमारे निर्माण शाखा के माध्यम से हुआ है। निर्माण शाखा के माध्यम से? जी। निस्तारी तालाब जो रहते हैं, निस्तारी संरचनाएं जो रहती है, वहाँ पे निर्माण की पाबंदियाँ हैं, नियम ये कहते हैं। जी जी। तो किस तरह से प्रस्ताव पारित हो गया सर? वैसे क्या वो तालाब से थोड़ी दूर बनी है दुकानें, उसके अलावा तालाब के संरक्षण के लिए उसके आसपास कुछ पत्थर से वगैरह लगाए हैं ताकि तालाब भी संरक्षित रहे, उसे भी कोई नुकसान न हो। लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व इस तलई का जो मत्स्य विभाग द्वारा रखरखाव और देखरेख करी जाती थी, लेकिन कुछ अतिक्रमणकर्ता द्वारा इस तलई को धीरे धीरे इसमें अतिक्रमण करके कुछ शासकीय चीज़ों का भी निर्माण कर दिया गया, जबकि निस्तार की भूमि में कोई निर्माण वगैरह नहीं होते। और ये एक नगर की वाटर लेवल बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया पुराने ज़माने की तलई थी, जो बस स्टैंड स्थित तलई है और अर्जुन नगर स्थित तलई है। इसमें अगर वाटर लेवल यहाँ बढ़ता है तो इससे करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया का आसपास का वाटर लेवल बढ़ता था पहले, जो कि आज की सारे हेडपम्प, ट्यूबवेल, खनन वगैरह जितने भी होते हैं वो सब पानी नहीं निकलता उसमें। इन चीज़ों को वापस से पुनः जीवित करा जाएगा, मेरा सोच ये है। और शासन प्रशासन को
इसमें रुचि रखते हुए और इन चीज़ों को वापस से गहरीकरण वगैरह करवा के जिससे वाटर स्टोर के लिए पानी का स्रोत बढ़े नगर में। विस्तार की भूमि में से निर्माण तो नहीं होना चाहिए। समय समय पे जनता ने भी आपत्तियां उठाई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की ढुलमुल नीतियों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण ये ऐसी जो तलई वगैरह जो है, तालाब छोटे छोटे ये स्रोत है, ये धीरे धीरे बूढ़ते जा रहा है, जो आज नगर की ये गति देखने को मिल रही है। अब एक शब्द आपने सुना, अतिक्रमणकर्ता। ये कितना प्रतिष्ठित शब्द हो गया सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। अब यही हो सकता है कि अभी भी जिन लोगों को लगता है कि पानी को लेकर जागरूकता की कमी है, वो बस इंटरनेट पर जल संकट लिखें, वाटर क्राइसिस। हजारों लेख मिलेंगे और जितना हमने दिखाया उससे कई गुना, सैकड़ों गुना अच्छे लेख बेहतरीन संवाददाताओं ने, एक्सपर्ट ने लिखा है। उसे आप पढ़िए, फिर से जागरूक हो जाइए और फिर बताइए कि जागरूक होने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं। क्या उनकी जागरूकता, आपकी जागरूकता अतिक्रमण के नीचे दबे तालाबों को वापस ला सकती है? आजमा के देखिए। मुझे लगता है नहीं ला सकते। याद रखिएगा, प्रदूषित पानी पीने से भारत में हर दिन 550 लोग मर जाते हैं और साल में 2 लाख लोग मर जाते हैं। जफर मुल्तानी की रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। यह रातड़िया तालाब है। इसके किनारे पर मजार भी है और मंदिर भी है। 48 बीघे में यह तालाब कभी फैला हुआ था। 1000 साल पहले बना था, तब आबादी कम थी, मगर तालाब कितना बड़ा बनाया गया था। उस वक्त सोचिए बनाने वालों ने क्या सोचा होगा। अब आबादी ने ही तालाब खा लिया। 48 बीघे का यह तालाब सिकुड़ गया। यहाँ से अतिक्रमण तो हटाया गया, लेकिन सालों तक इसके पानी में नाले का पानी मिलता रहा। इस कारण इसका पानी अनुपयोगी हो गया। लोग पानी से निकलने वाले बदबू को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि झूठ है कि जागरूकता की कमी से ये ऐसा संकट है। दरअसल जिन लोगों ने तालाबों पर कब्जा किया वो काफ़ी जागरूक लोग थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में इंसान व्हाट्सएप से जी जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए उसने बेकार तालाबों को भरकर घर बना लिया। इन पंक्तियों को समझने के लिए 2 बार प्रोग्राम अवश्य देखें। अब चलते हैं ओडिशा। फोनी तूफान के 45-46 दिन हो गए। हम सब इस तूफान के कहर को भूल चुके हैं या उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर उसका असर अब भी है। लोग अभी भी तूफान के बाद अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुशील कुमार महापात्रा जब छुट्टी में ओडिशा गए तो उनका मन नहीं माना, छुट्टी छोड़कर रिपोर्टिंग करने लगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर दूर कृष्ण प्रसाद ब्लॉक। साइक्लोन फनी ने यहां का भूगोल बदल दिया है। हरे भरे रास्ता हुआ करते थे, अब सारे पेड़ उखड़कर यहीं बिखरे पड़े हैं। जो आप देख रहे हैं उसे कहने की जरूरत नहीं है। 45 दिनों के बाद साइक्लोन का असर वैसा ही है जैसा पहले दिन ही रहा होगा। उसके जाने के बाद हम सब ने मरने वालों का आंकड़ा देखा। उसे किसी बड़ी संख्या में नहीं देख हमने बेफिक्र हो गए। हमारी नजरों से भी साइक्लोन का असर ओझल हो गया। उजड़े हुए घरों की हालत भी पेड़ों जैसी है। दीवारें टूटी हुई है, छत गायब है, दोबारा छत बनाने के पैसे नहीं है। भगवान के पोस्टर सुरक्षित हैं, इसी में जीवन चल रहा है। दाल पक रही है, फोनी के बाद लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण प्रसाद ब्लॉक का बलभद्रपुर गांव। अनुसूचित जाति के लोग पहले से ही गांव के कोने में धकेल दिए गए थे। साइक्लोन ने पहले से गरीब इन लोगों को कुछ सालों के लिए और गरीब बना दिया है। प्लास्टिक का ये दरी सरकार से मिली है। दरी छत नहीं बन सकती है। यहाँ भी भगवान की मूर्तियां बची है। रीता मल्लिक का घर नहीं बच सका। आप देख सकते हैं। और इस कमरे में यह क्या लोग सोते हैं? अच्छा, ये भी एक कमरा है और यहाँ पर भी जो है ये पूरी तरह टूट गया है और अभी जो है लोग इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये केबल का जो तार है
वो भी अभी यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं। तो ये जो स्थिति है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अब भी लोग जो है यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, तो जो सरकार है ना, हाँ, हमारे लिए कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए जो तार पर आप तो देखिए सो किस लिए पड़ा है, घर पर सो तोड़ गया है। हम लोग बाहर भी पड़ा है। तो बाहर सोते हैं आप लोग? हाँ, बाहर तो सोते हैं, घर तो नहीं है। हम लोग कहाँ पड़ेंगे? अच्छा, बाहर ही सोएंगे कि नहीं, इसीलिए तो हम लोग बाहर घूमते हैं, बाहर भी सोते हैं, कहीं नहीं जाते भी। रिलीफ मिलता है आपको? रिलीफ मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं। वो जो मिलता है, एक दिन रिलीफ मिला था, जो चूड़ा है ना वो मिला था, लेकिन हम लोग लिया, हम लोग को दिया, लेकिन वो दो बार दिया, लेकिन और दिया नहीं है। पैसा दिया है सरकार? आप लोग अपनी नहीं, पैसा दिया नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं? हम तरफ से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम तो गरीब है ना, हम लोग गरीब है, हम कहाँ से लाऊंगे पैसा? साइक्लोन ने इनकी जाति नहीं देखी, लेकिन जब ये जान बचाने के लिए शेल्टर पहुंचे तो वहाँ इनकी जाति देखी गई। इन सभी के घर उजड़ गए। कावेरी मलिक ने बताया कि साइक्लोन सेंटर में उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी गई। तबाही में भी कुछ लोगों को याद रहा कि वो सवन है, और ये एहसास कराने नहीं भूले कि कुछ लोग अनुसूचित जाति के हैं। कावेरी अपना छोटा बच्चा लेकर इस सेंटर से उस सेंटर तक भागती रहीं। 3 दिनों तक खाना नहीं मिला, आखिर एक स्कूल में ठिकाना मिला। कावेरी ओडिया में यही सब मुझे बता रही हैं। आप ओडिया नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। कावेरी उसी इंडिया की है, मगर उसकी जाति के कारण उसे इंडिया के राहत शिविर में जगह नहीं मिली। अभी भी यहाँ छुआछूत का भाव बहुत ज्यादा है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उन्हें अलग बैठाया जाता है, खाना खाने जाते हैं तो अलग से बैठाते हैं। पुरुष लोग भी हम लोगों को नहीं छूते। हम लोग गांव के सबसे नीचे रहते हैं, हम लोगों को कोई नहीं छूता, हमारे पास भी कोई नहीं आता। ये लोग बांस से सामान बनाकर गुजारा करते थे। अब बांस खरीदने की शक्ति नहीं रही। 8 से 10 हजार की कमाई फोनी उड़ा ले गई। कमाई अब आधी हो गई है। इस गांव के लोग मीडिया पर भी नाराज दिखे। एक तो मीडिया वाले इनकी समस्या दिखाने के लिए नहीं आते हैं, जो आते हैं वो आम लोग नहीं बल्कि अफसर से बात करके चले जाते हैं। मीडिया दिखाता है तब भी कोई असर नहीं होता है। फिर भी ये अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि मीडिया दिखाएगा तो सरकार आएगी। बहुत सारा मीडिया आए है, फिर भी वो जो रियलिटी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, फिर भी वो ऑफिसर के पास गए हैं, वो ऑफिसर का स्टेटमेंट लेके चलाए गए। ये जो साइक्लोन हुआ है, वो साइक्लोन का जो अफेक्टेड हुआ है हमारा जो आम आदमी लोग है, वो आम आदमी का बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए जो मीडिया वाला का जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत वो मीडिया वाला ने नहीं पूरा किया है। बलभद्रपुर गांव के बाद हमारी गाड़ी दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी। हम भोईसाई गांव पहुंचते हैं। इस गांव की स्थिति और भयावह है। जैसे ही पता चला हम न्यूज चैनल से आए हैं, सब अपना अपना घर दिखाने के लिए बेचैन हो गए। गवर्नमेंट तरफ आसते जे समस्त देखे जानते कहारा देखे लेनी बुझी पाइल कि साहाଯ୍य मिललानी सी अलग कथा तले तम ना में कह दो भोईसाई। शांति पहाड़ का छत पूरी तरह उड़ गया है। टूटे हुए घर के दरवाजे पर शांति पहाड़ मदद का इंतजार कर रही है। माने एडजस्ट हो गई मेरा ये दिया जरी पकी हो जो एडजस्ट लाइट नहीं लाइन पूरा फैन सब हेड पर जरी पड़ देखना दे जरी हेड पड़ जरी तो उड़े दे आई घर रहिले न भांगिला जे कांथ वाला पैसा खर्च करी करथलो किछ ना जरी पड़। शांति पहाड़ ने एक अस्थायी बांस का घर तो बना लिया है, मगर स्थायी घर नहीं बना सका है।
इस वक्त इन बिल्लियों का भी यही घर है। घर में बिजली नहीं है। डिबरी में शांति पहाड़ काम चला देती है। बसंत पहाड़ के पति नहीं है। साइक्लोन के कारण दीवार टूटकर सर पर आ गिरी। 45 दिनों के बाद भी बसंत अपने घर का सामान नहीं सह सकी हैं। उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। एक बेटा है जो बहुत छोटा है। बसंत को रिलीफ के नाम पर 1000 और कुछ चावल मिला था, लेकिन वो कब का खत्म हो गया है। कई ऐसा लोग भी मिले जो साइक्लोन का शिकार हुए हैं। किसी का कमर टूट गया है तो किसी का पैर टूट गया है। इन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है। दीवार गिर गई है। मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत दुखी हूँ। एक छोटा सा बच्चा है। बहुत परेशान हूँ। परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप मदद करेंगे तो मैं बच सकती हूँ, नहीं तो दुनिया से चली जाऊंगी। मेरा कोई नहीं है। माँ बाप भी नहीं है। भोईसाई के लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। गांव की एक ही जगह पर खाना बनता है। गांव के सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। 2 वक्त के भोजन का सामान नहीं है। खाना सरकार नहीं बल्कि मुंबई के यू मुंबा कबड्डी टीम खिला रही है। 3 बजने जा रहा है और अभी यहाँ पर ये लोग आकर अभी खाना खा रहे हैं। बच्चे लोग भी खा रहे हैं और पूरे दिन भर में एक बार खाना बनता है और रात को ये लोग जो है वो चूड़ा खा लेते हैं या बिस्किट खा लेते हैं। ऐसा खा के वो गुजारा करते हैं। तो आपने देखा होगा जब साइक्लोन फनी हुआ था उस दौरान आपने नेशनल मीडिया में ये सब स्थिति नहीं देखे होंगे, ये गांव नहीं देखे होंगे, इन बच्चों की जो संघर्ष है आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि कई ऐसे चैनल है, कई ऐसे पत्रकार है जो सोचते थे अगर ज़्यादा मौत नहीं हुआ तो साइक्लोन का इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ये जो आपकी विचारधारा है वो बदलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ 45 दिनों के बाद भी आज गांव-गांव में लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2 तारीख के दिन हमारे घर छोड़ के गई ये +3 कॉलेज को। 3 तारीख के दिन बात्या हुई। 3 तारीख के दिन बात्या होने गवर्नमेंट का सहायता कुछ ही मिली नहीं। अच्छा। चूड़ा चावल सिर्फ एक दिन थे। अच्छा। उसके बाद हमारे जो तकलीफ है 5-7 दिन बचने का बाद ये यू मुंबई कंपनी वाला आइन। अच्छा। वो हुई से कंटिन्यू 1 महीना तक वो हमको खाना पीना दे के बचा के रखी। अच्छा, एक जो यू मुंबई कंपनी आप कह रहे वो आपको खाना यहाँ पर दे रहा है। हाँ। तो गांव के सभी लोग आप यहीं पे खाते हैं? सब यहीं पर खाना खाते हैं। औरत बच्चे सब बड़े सब। कितने बार खाना बनता है यहाँ? इनको दिन को 1 बार खाना बनता है। 1 बार बनता है। रोनी स्क्रूवाला की यह टीम है। हमें नहीं पता था कि ऐसे कोई टीम चुपचाप काम कर रही है। देश ने क्रिकेट को कितना दिया, कबड्डी को कितना कम मिला, मगर जितना मिला कबड्डी अपने हिस्से से इन लोगों के लिए कुछ कर रही है। ये देखकर किसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। 20-25 दिन से सर खाना दे रहा हूँ। अच्छा। 1200 आदमी को खाना रोज का दे रहा हूँ मैं। रोज अलग अलग जगह? अलग अलग जगह सर। कितने गांव आप जाते हैं? 5 गांव में गया है। एक सातापुरा भोईसाई है, चंडीखोल है, नाथोपुर स्वारसाई है और भोईसाई है। उधर भी 2 भोईसाई है। अच्छा। और धीरे धीरे में आगे बढ़ रहा है। अभी वो हाड़ीसाई है जो हो इधर। अच्छा। वहाँ तो भी आप रोज जो ये लोग खाना खा रहे हैं पिछले कितने महीनों से? ये 25 दिन हो गए। 25 दिनों से आप इनको खाना खिला रहे हैं। जो भी खर्च होता है आप इनको देते हैं। नहीं। इस साइक्लोन के कारण बंजारा समुदाय को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ गांव के कोने में 2 बंजारा परिवार रह रहा है। इनके पास ना तो जमीन है ना घर है। जहाँ जगह मिल जाती है वही तंबू लगाकर रुक जाते हैं। इनके पास ना पहचान पत्र है ना प्रमाण पत्र, इसीलिए इन्हें रिलीफ का सामान नहीं मिलता है। साइक्लोन के बाद आप लोगों को क्या कुछ सुविधा मिला है? कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो रिलीफ मिला आप लोग को? नहीं मिला। पैसा भी नहीं? पैसा नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं मिला हम तरफ। क्यों नहीं दिया सरकार ने आपको? सबको तो दिया है। हमको मैंने गवर्नमेंट से मैंने एड्रेस नहीं, एड्रेस प्रूफ नहीं है आपका? प्रूफ ना नहीं। साइक्लोन तो लोगों को देखकर नहीं आता है ना। ये नहीं देखता है कि इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास घर नहीं है, तो मैं इनका नुकसान नहीं करूंगा। नुकसान तो सबका हुआ है ना, लेकिन इनको वो सामान नहीं मिला है। वो रिलीफ का जो मदद मिलना चाहिए
उनको नहीं मिला है। राजलक्ष्मी दास पिछले 20 सालों से अपने बच्चों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह घूम रही है। राजलक्ष्मी के पास ना जमीन है ना घर। साइक्लोन के दौरान जब गांव के लोगों ने सहारा देने से मना कर दिया तो राजलक्ष्मी स्कूल घर में छिपकर अपने बच्चों की जान बचाई थी। खाई पी लोग 3 दिन मोर खाइबार का दिन स्कूल दुकान सब भांगी गला गया चॉकलेट बिस्कुट जगह पड़थिबो रोड ऊपर सेटा गुट्टे के मोर पिल्ला मान दे ले। आप देखिए, आप ओडिया नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कह रही है कि 3 दिनों तक इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जब दुकान टूट गया था लोगों की, तो रास्ते में जो बिस्किट गिरा हुआ था, जो चॉकलेट गिरा हुआ था, वो सब ये कलेक्ट कर रही थी और लेकर अपने बच्चों को दे रही थी। चिल्का झील यहाँ के लाखों मछुआरों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। साइक्लोन के बाद इनका सब कुछ छीन गया है। अरकुदा गांव के 1200 मछुआरा परिवार संघर्ष कर रहे हैं। साइक्लोन में इन सभी की नाव टूट गई हैं। नाव नहीं है तो अब काम भी नहीं है। सरकार ने कहा कि नाव बनाने के लिए पैसा देगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है। इन मछुआरों ने बताया कि एक नाव बनाने में 40 से 50 हजार खर्च हो जाता है। नाव बनाने में 2 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे में इन्हें कब पैसा मिलेगा, कब अपनी नाव ठीक करेंगे, ये चिंता की बात है। यहाँ का जो सबसे बड़ा लाइवलीहुड का इशूज है, और यहाँ पे जैसे कि औरखुदा गांव है, 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है और ये पूरा चिल्का के ऊपर डिपेंड करते हैं, मच्छी के ऊपर। अब साइक्लोन के बाद इनका पूरा नौका बोट टूट गया, डैमेज हो गया, तो एक्सपीडियसली उनका रिपेयर होना चाहिए। तो सरकार ने बोला है कि हम इसको कंपेंसेट करेंगे, मगर कितना कंपेंसेट करेंगे और इसका क्या करेंगे, इसके बारे में कोई प्रोसीजर अभी तक नहीं हुआ है। तो सुना है इंक्वायरी हुआ है, मगर उसमें प्रॉब्लम है, एक तो कुछ लाइसेंस बोट है, कुछ अनलाइसेंस बोट है। तो अभी अनलाइसेंस बोट को क्षतिपूरण नहीं मिलेगा, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तो ये लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और ये सदा पलायन करेंगे। तो इसीलिए बोट का जो मामला है तो सरकार उसको जल्दी करना चाहिए। दूसरा होता है रिलीफ का। यहाँ जैसे 10,000 पॉपुलेशन है, तो कोई भी गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी एजेंसी यहाँ आना चाहता है, देखे हैं, मगर रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 10,000 लोगों को खाना देना, रिलीफ देना, ये इस सेल्फ पे हाई चैलेंजिंग है। तो हम इसलिए सरकार को बोलते हैं कि इस कम्युनिटी को स्पेशल प्रायोरिटी के हिसाब से इनका रिलीफ और इसको दिया जाए। इस दल से उस दल में पलायन के कई अज्ञात कारण हैं भारत की राजनीति में। नेता कब अपनी निष्ठा बदल ले पता नहीं रहता। राजनीति अब उबर और ओला के प्लेटफॉर्म की तरह हो गई है। आप अपनी टैक्सी लीजिए, जब मन करे ओला में चलाइए, मन ना करे तो उबर में चलाइए। आप देखेंगे कि ऐसे दलों में कम नेता रह गए हैं, बचे हुए हैं, जो कई सालों से एक ही पार्टी में हैं। जिस प्लेटफॉर्म के पास सत्ता होगी, इस प्लेटफॉर्म पर हर दल से नेता आ जाएंगे। अभी बीजेपी का गुड टाइम चल रहा है। राज्यसभा में तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसदों ने उपसभापति से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने की बात कही। उन्हें बीजेपी की सदस्यता भी दे दी गई। जब तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से अलग हो गई, तब उसके नेताओं पर आयकर छापे पड़ने लगे और इन छापों को लेकर बीजेपी हमले करने लगी और टीवी में डिबेट होने लगा। सबसे ज्यादा हमला हुआ YS चौधरी पर और CM रमेश पर। ये दोनों राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी इन्हें आंध्र प्रदेश का विजय माल्या कहने लगी। असली विजय माल्या तो नहीं आ सके, लेकिन आंध्र प्रदेश के विजय माल्या बीजेपी में ही आ गए हैं। 28 नवंबर 2018 को बीजेपी के राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को पत्र लिखा और ट्वीट किया था कि, और उसमें लिखा था कि YS चौधरी और CM रमेश आंध्र प्रदेश के माल्या हैं, दोनों की सदस्यता रद्द कर दी जाए क्योंकि दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। CM रमेश बेनामी ऑपरेशन में शामिल रहे हैं और इन्होंने कई 100 करोड़ के आयकर की चोरी की है।
वाईएस चौधरी पर कई पब्लिक सेक्टर बैंकों में फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया और उन पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिस वजह से ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने अपनी जांच में कहा है कि उनकी कंपनी ने 5,700 करोड़ रुपए कर्ज लिए और इसे शेल कंपनियों में लगा दिया, यानी गबन कर दिया एक तरह से। तो अब जीवीएल नरसिम्हा राव क्या करेंगे? जिस सांसद पर 5700 करोड़ के गबन का आरोप लगा वो अब उनकी पार्टी में आ गया है। क्या यह समझा जाए कि वाईएस चौधरी और सीएम रमेश खुद को बचाने के लिए बीजेपी में आ गए हैं? ऐसा समझा जा सकता है। क्या बीजेपी में जाने से आयकर विभाग से छुट्टी मिल जाती है? ये बात वही बता सकते हैं। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सीबीआई की बैंकिंग, सिक्योरिटी और फ्रॉड सेल ने इसी महीने की 1 तारीख को 71 करोड़ के आंध्र बैंक फ्रॉड केस में वाईएस चौधरी के 12 ठिकानों पर छापेमारी की और 19 दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए। वाईएस चौधरी अब ये जनाब बीजेपी में है। 20 जून 2019 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से खबर छापी है। इस खबर के मुताबिक वाईएस चौधरी, जिन्हें सुजाना चौधरी भी कहा जाता है, वो कई गंभीर कानूनी मामलों में फंस गए हैं। 2017 में वाईएस चौधरी की सुजाना ग्रुप की बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ 3 बैंकों की शिकायत पर 3 एफआईआर दर्ज होती है। आरोप है कि इन तीनों बैंकों को इस कंपनी की वजह से 364 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी ने फर्जी अकाउंट और फर्जी दस्तावेज जमा कर कर्ज लिए। वाईएस चौधरी की कंपनियों के खिलाफ कुल 6000 करोड़ के बैंक फ्रॉड के आरोप की जांच कर रही ईडी ने पाया है कि 120 शेल कंपनियों ने मिलकर फ्रॉड किया है। ईडी के छापे में कई दस्तावेज मिले और साथ ही इन शेल कंपनियों के नाम जो 6 लग्जरी गाड़ी चौधरी ने खरीदी थी वो भी बरामद की गई। इस ग्रुप की कई कंपनियों के खिलाफ फेमा, डीआरआई, सीबीआई केस चल रहे हैं। वहीं टीडीपी के जो दूसरे सांसद हैं सीएम रमेश, बीजेपी में गए हैं, उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स की जांच चल रही है। अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स ने ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर रेड मारी। ये कंपनी सीएम रमेश की थी। इसी तरह कभी बीजेपी ने असम के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब वे पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, असम सरकार में प्रभावशाली मंत्री हैं। तब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। बंगाल में मुकुल रॉय पर भी चिटफंड घोटाले में आरोप लगाया गया। मुकुल रॉय तृणमूल से अब बीजेपी में आ गए हैं। इसलिए जब भी आयकर विभाग के छापों को लेकर टीवी में डिबेट हो, योग करने लग जाइए। क्या पता डिबेट में जिसे विलेन बनाया जा रहा है वो कल सत्ताधारी दल में शामिल होकर हीरो हो जाए। नमस्कार।